हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 यानी साइंस 2 का 5वां लेसन पढ़ रहे थे हरित ऊर्जा की दिशा में। उसके हम स्वाध्याय के सवाल कर रहे थे। हमारा जो है स्वाध्याय का पहले से लेके 7वें तक का हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम आगे देखो 8वां सवाल से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न है। क्या दिया है? नीचे दिए गए विधान स्पष्ट कीजिए। जीवाश्म ऊर्जा ये हरित ऊर्जा का उदाहरण है। बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए उदाहरण है, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन होगा उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक कर लेना, यहाँ पे आएगा उदाहरण नहीं है। ठीक है, और दूसरा ऊर्जा बचत समस्या की समय की आवश्यकता है। ये दोनों हमें विधान स्पष्ट करना, मतलब कथन स्पष्ट करना है। तो पहला क्या था? यहाँ पे जीवाश्म ऊर्जा ये हरित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है बोला है ना। देखो, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या जीवाश्म ईंधन है। इनके ज्वलन के समय में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषणकारी गैस निर्मित होती हैं। इस प्रकार के ज्वलन से ठोस कण युक्त धुआं भी हवा में छोड़ा जाता है। इन गैस और धुएं में स्थित ठोस कण हवा प्रदूषित होती है और हवा के प्रदूषण से मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। हवा के प्रदूषण से श्वसन संस्थान के दमा जैसे रोग भी हो सकते हैं। 100 से 200 वर्षों में जीवाश्म ईंधन के भंडार समाप्त हो सकते हैं। इसके लिए जीवाश्म ऊर्जा हरित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखो, इसमें इतनी सारी समस्याएं हैं और इसके भंडार भी समाप्त हो जाएंगे, तो ये हरित ऊर्जा का उदाहरण कहाँ हो? हरित ऊर्जा ने पर्यावरण से ही ऊर्जा ना, तो ये हरित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसीलिए आंसर आया नहीं है। दूसरा हमारा था कि ऊर्जा बचत समय की आवश्यकता है। देखो, ऊर्जा बचत समय आधुनिक समय में प्रौद्योगिकी और विकास के लिए ऊर्जा मानव की प्राथमिक आवश्यकता बन गई। हमारा जो देखो, हमारी प्राथमिक आवश्यकता क्या क्या है? भोजन, वस्त्र, पानी है ना हमारा प्राथमिक आवश्यकता। लेकिन आज जो है ऊर्जा भी जो है ये मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। आवश्यक विविध रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विविध स्रोत का हम सतत उपयोग करते हैं। आवश्यक ऊर्जा परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र से प्राप्त होती है। जीवाश्म ईंधन कोयले का भंडार सीमित है। अत्यधिक उपयोग करने से इसके भंडार नष्ट होते जा रहे हैं। तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। तो परमाणु ऊर्जा भी घातक सिद्ध हो सकती है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई अनुसंधान पर भी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ये आवश्यकता भी पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर ही सावधानी पूर्वक ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनके भंडार सीमित हो रहे हैं, घातक है, और जनसंख्या बढ़ रही है तो आवश्यकता भी अधिक हो रही है, जिससे पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमें इसका उपयोग करना, सावधानी पूर्वक इनका उपयोग करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परमाणु विद्युत निर्मित केंद्र में घटित होने वाली परमाणु विखंडन की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है? फिर यहाँ पे ये दूसरा वाला वाला ये नहीं लिखना है। सौर ऊर्जा के लाभ और सीमाएं क्या हैं वो बताना है। तो हमें यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन करना है, इसमें आगे भी अभी आएगा। तो अभी यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या था? परमाणु विद्युत निर्मित केंद्र में घटित होने वाली परमाणु विखंडन प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है? तो यहाँ पे देखो, ये इस तरह से दिया है परमाणु विखंडन प्रक्रिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? केंद्रक का विखंडन होता है। केंद्रक या विखंडन न्यूट्रॉन के प्रहार करने पर प्राकृतिक रूप के किरण उत्सर्जित होकर ऊर्जा मुक्त होती है। फिर यहाँ पे क्या हुआ? ये जो है देखो, परमाणु ऊर्जा निर्माण के लिए यूरेनियम 235 के परमाणु पर न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है, और फिर जिसके कारण यूरेनियम 236 समस्थानिक में होता है। यूरेनियम 236 अत्यंत स्थिर होने के कारण उसका बेरियम क्रिप्टॉन में विखंडन होता है और 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगावाट जो है ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस श्रृंखला अभिक्रिया में 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इन 3 न्यूट्रॉन पुनः यूरेनियम 235 परमाणु पर प्रहार करके तीनों यूरेनियम 235 परमाणु का विखंडन करते हैं। इस विखंडन से ऊर्जा
मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम परमाणु का विखंडन करते हैं और इसी प्रकार श्रृंखला अभिक्रिया से परमाणु विखंडन होता रहता, मतलब ये श्रृंखला बार बार चलती जा रही है ना, तो परमाणु विखंडन होते रह रहा है और फिर विखंडन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा सहायता से विद्युत का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सौर ऊर्जा के लाभ और सीमाएं। तो देखो सौर ऊर्जा के लाभ हम लोग पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत निर्माण करते समय किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। जिस प्रदेश में पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध है ऐसे प्रदेश में सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का निर्माण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। फिर सौर ऊर्जा एक हरित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा पर्यावरण स्नेही होने के साथ साथ लाभदायक ऊर्जा स्रोत है। ये तो हुआ लाभ। अब इसकी परिसीमाएं भी पूछा है। क्या बोला? सूर्य प्रकाश केवल दिन में ही उपलब्ध होता है, तो ये सेल में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। यही सौर ऊर्जा की परिसीमा, मतलब ये दिन में ही उत्पन्न जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में कभी कभी आसमान में बादल छा जाने पर सौर ऊर्जा से विद्युत निर्माण करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अगर बारिश है, बादल है, आसमान में बादल है, तो फिर सूर्य की रोशनी नहीं है ना, तो विद्युत ऊर्जा का निर्माण करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद सौर विद्युत सेल से प्राप्त होने वाले विद्युत शक्ति डीसी डिस्ट करंट, जबकि घरेलू विद्युतीय उपकरण प्रत्यावर्ती विद्युत धारा पे कार्य करते हैं। तो इसके कारण फिर क्या होता है, यहाँ पे नीचे दिए गए विद्युत निर्मिती केंद्र में क्रमशः होने वाले ऊर्जा के रूपांतरण को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर जो जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा का रूपांतरण हमें बताना, स्पष्ट करने को बोला। स्पष्ट करो मतलब प्रवाह आकृति भी बनाना और स्पष्टीकरण भी देना। पहला ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र। अब इसमें देखो ये ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र, ये उसकी प्रवाह आकृति है, ये उसकी स्पष्ट है। ऊष्मीय विद्युत पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्र, भाप पर चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया जाता है। कोयले की ज्वलन से ऊष्मीय ऊर्जा, बॉयलर में पानी गर्म किया जाता है, पानी का रूपांतरण उच्च दाब और तापमान वाले भाप में, भाप की शक्ति से टरबाइन घूमता है और टरबाइन से जुड़ा हुआ विद्युत जनित्र घूमता है और विद्युत निर्मिती होती है। फिर भाप का रूपांतरण पानी में करके पानी को वापस बॉयलर में भेजा जाता है। भाप का जो पानी उसको ठंडा करते हैं ना, ठंडा करके उसको वापस बॉयलर में भेजते हैं। तो यहाँ पे देखो ये उसकी प्रवाह आकृति, ईंधन कोयला, ठीक है। फिर पानी के वाष्प बनाने वाले बॉयलर, वाष्प पे चलने वाला टरबाइन, जनित्र, विद्युत ऊर्जा, और यहाँ पे जो वाष्प का ये पुनः पानी जो है इसमें बॉयलर में भेजना, ठीक है। ये इस तरह से इसका रूपांतरण हुआ। तो ये स्पष्टीकरण के साथ बोला ना, इसके लिए प्रवाह आकृति भी बनाना है और स्पष्टीकरण भी देना है। तो ये पहला ऊष्मीय था। अब आया परमाणु विद्युत निर्मिती केंद्र। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, परमाणु विद्युत निर्मिती केंद्र में इसमें देखो यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे परमाणु के विखंडन से ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी में उच्च दाब और तापमान वाली भाप का निर्माण करके किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, टरबाइन घूमता है ना, और टरबाइन से जनित्र घूमता है, और फिर टरबाइन के जनित्र घूमने से फिर क्या हुआ, विद्युत का निर्माण होता है। ये उसकी प्रवाह आकृति है, ठीक है। परमाणु विखंडन के लिए परमाणु भट्टी, फिर उसके बाद यहाँ से पानी से वाष्प की निर्मिती के लिए यंत्र संरचना, फिर यहाँ से भाप पर चलने वाला टरबाइन, यहाँ से जनित्र और जनित्र से विद्युत ऊर्जा। और इसके अलावा भाप पे चलने वाला, यहाँ पे भाप का जो है पुनः पानी की, मतलब इसमें कूलिंग टावर में डाल के उसको जो ठंडा किया जाता है और वहाँ से वापस इसको यहाँ भेजा जाता है। और यहाँ पे ईंधन क्या, यूरेनियम और प्लूटोनियम, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र। तो यहाँ पे तुम्हें क्या बता रहे हैं, ऊर्जा रूपांतरण को स्पष्ट करना। ऊर्जा रूपांतरण को तो स्पष्ट भी करना, तो प्रवाह आकृति भी बनानी है और स्पष्टीकरण भी देना है। तो यहाँ पे ना सूर्य प्रकाश एकत्रित करने के लिए परावर्तक, एकत्रित सूर्य प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करने के लिए अवशोषक परावर्तक, वाष्प पे चलने वाला टरबाइन, विद्युत जनित्र और विद्युत ऊर्जा, ठीक है। ये इसके विविध चरण हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विविध चरण बताओ,
या फिर ऊर्जा का रूपांतरण का जो है वो बताओ। आकृति में दर्शाए अनुसार सूर्य की किरणें परावर्तित करने वाले अनेक परावर्तक का उपयोग करके सूर्य की किरणों को एक अवशोषक पर केंद्रित करते हैं, जिसमें वहाँ ऊष्मा का निर्माण होता है और ऊष्मा की सहायता से पानी को वाष्प में रूपांतरित करके टरबाइन घुमाया जाता है। टरबाइन द्वारा जनित्र घुमाया जाता है और विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। उसके बाद लास्ट जल विद्युत निर्मिती केंद्र। ये सब हमारा जो ऊर्जा का रूपांतरण उसके बारे में हमें बताना, प्रवाह आकृति के साथ स्पष्टीकरण। तो ये हमारा इस तरह से होगा। क्या हुआ है, ये हमारी प्रवाह आकृति, स्थितिज ऊर्जा युक्त पानी का भंडार, पानी द्वारा चलने वाला टरबाइन, जनित्र और विद्युत ऊर्जा। बहते हुए पानी को गतिज ऊर्जा अथवा संचित पानी को स्थितिज ऊर्जा, यह ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। जल विद्युत निर्मित केंद्र में जलाशय में संचित किए गए पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिशील पानी द्वारा गतिज ऊर्जा में किया जाता है। देखो यहाँ स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ से गतिज ऊर्जा हुई, गतिज ऊर्जा से भी ये भी गतिज ऊर्जा। फिर बहता हुआ गतिशील पानी पाइप द्वारा बांध की तली के पास लगाए हुए टरबाइन में लाकर उसकी गतिज ऊर्जा से टरबाइन घुमाए जाते हैं। फिर टरबाइन से जुड़ा हुआ जनित्र विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है और ये उसकी प्रवाह आकृति। इस तरह से हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है 8वां 9वां 10वां 8 9 10 प्रश्न हमने कंप्लीट किए। आगे के प्रश्न 11 से 15 तक हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।